मॉर्निंग क्लास 9th क्लास है। हम आपको गद्य खंड से हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास और खड़ी बोली का विकास पढ़ा दिया है। आज हम आपको भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का युग पढ़ाएंगे। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर इसकी समय सीमा 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उसके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान के काल की संज्ञा दी है। इसके अलावा मिश्र बंधु ने 1926 से 1945, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1927 से 1957, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ला ने 1922 से 1957 तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 तक भारतेंदु युग की व्याप्ति मानी है। भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन भी इसी युग में आरंभ हुआ। इस युग के प्रमुख लेखकों में श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी आदि माने जाते हैं। हिंदी गद्य की वैचारिक शक्ति से भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादंबनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी संग्राम खुलकर लड़ा। हिंदी गद्य के विकास और प्रसार में भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के योगदान के अतिरिक्त अनुवादों की भूमिका को भी कम नहीं आंका जा सकता। तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका थी उसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, पंडित बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और बद्री नारायण चौधरी की आनंद कादंबनी जैसी पत्रिका इस युग में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इस युग के जो प्रमुख लेखक थे वो थे श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी आदि इस युग के प्रमुख लेखक थे। इसके बाद आता है द्विवेदी युग, जिसे कि जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। तो इस युग में सबसे ज़्यादा पत्रिकाओं का संपादन हुआ और सन 1900 ईस्वी में जो सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वह इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका के अलावा नगरी प्रचारिणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वोत्मुख विकास की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस युग में जो पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ उसने हिंदी साहित्य के सर्वोत्मुखी विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद आपका आता है हिंदी साहित्य की जो प्रमुख विधा है तो हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा में सबसे पहले है कहानी। यह आधुनिक
साहित्य की सबसे लोकप्रिय एवं पुरानी विधा मानी जाती है, क्योंकि कहानी ही जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। मुंशी प्रेमचंद्र इस काल के सम्राट रहे। इस अवधि में उन्होंने 200 कहानी लिखी। उनकी कहानियों में हिंदी विकास की प्रायः सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उनकी कहानियों में बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब तथा कफन आदि प्रमुख कहानी मानी जाती है। इस काल के दूसरे प्रमुख कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी प्रथम कहानी ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रकाश में आए। कहानी लेखक के रूप में उनकी प्रकृति प्रेमचंद से बिल्कुल भिन्न मानी जाती है। इसके अलावा कहानी लेखकों में अंबिका दास व्यास, चंडी प्रसाद सिंह आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी युग के कहानीकारों में किशोरी लाल गोस्वामी, विशंबर नाथ कौशिक, गोपाल राम गहमरी, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री आदि का नाम उल्लेखनीय है। फिर है हिंदी गद्य साहित्य की जो दूसरी विधा है वो है उपन्यास। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के उपन्यास शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सामने रखना। उपन्यास में प्रसाधन अर्थात प्रसन्न करने का भाव निहित है। इस रूप में किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उसे हम उपन्यास कहते हैं। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके बाद प्रेमचंद्र का सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान भी इसी काल की रचना मानी जाती है। यह उपन्यास जीवन में यथार्थ का चित्रण करता है। प्रेमचंद्र युग में मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा कंकाल, तितली, इरावती जैसे आदि सशक्त उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, यशपाल, जैनेन्द्र आदि प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। इसके बाद है नाटक। नाटक की दृष्टि से विचार करें तो हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को प्रसाद युग का कहना उचित होगा। प्रसाद जी ने सन 1918 के पूर्व ही नाटक की रचना आरंभ कर दी, पर उनकी आरंभिक रचनाएं विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी शीर्षक नाट्यकृति के रूप में सामने आई। फिर है एकांकी। एकांकी को नाटक का ही एक रूप माना जाता है। एकांकी सामान्यतः नाटक के उस भाग को कहते हैं जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। भारतेंदु युग में एकांकी लेखक का शुभारंभ हुआ। एकांकीकारों में बृजलाल शास्त्री कृति, वीरांगना, पद्मिनी की 3 श्रेणियां, पन्ना, तारा, कमल, पद्मा और किरण देव प्रभृत एकांकी संग्रहित हैं। फिर आता है निबंध। निबंध शब्द का प्रयोग एक ओर तो ऐसे के पर्याय रूप में ललित एवं व्यक्तिगत निबंधों के लिए होता है और दूसरी ओर उन रचनाओं के लिए होता है जिसमें किसी विषय का सुबद्ध विवेचन किया जाता हो। इस युग के प्रमुख निबंधकार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। ललित निबंध की दृष्टि से गुलाब राय की कुछ रचनाएं उल्लेखनीय हैं, जिसमें कि फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि संग्रहों ने उनके कुछ श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध संकलित होते हैं। निबंध 4 प्रकार के माने जाते हैं: विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। इसके बाद आता है जीवनी।
जब कोई लेखक किसी व्यक्ति विशेष अथवा महापुरुष के जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार चित्रित करता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो उठे तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी लेखककारों में राम नरेश त्रिपाठी, चंद्रशेखर पाठक, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा आदि का नाम प्रमुख रूप से माना जाता है। फिर आती है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, किंतु अपने चरित्र का विश्लेषण करना सरल नहीं है। यदि लेखक अपने गुणों का वर्णन करता है तो आत्मप्रशंसक कहलाएगा। यदि दोषों का उल्लेख करता है तो यह भय बना रहता है कि कहीं श्रद्धालु जन की श्रद्धा ही ना समाप्त हो जाए। यदि अपने दोषों का उल्लेख नहीं किया करता तो सच्चा आत्मकथा लेखक होने का अधिकारी भी नहीं होता। हिंदी में इस विधा का प्रारंभ बनारसी दास जैन ने अर्ध कथनांक से होता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्रमशः लिखी आप बीती तथा तरुण के स्वप्न शीर्षक कृतियों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। फिर आती हैं संस्मरण। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मक के रूप में विवरण करता है। सरस्वती पत्रिका में राम कुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, रामायण राम नारायण मिश्र, भगवत दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू और श्रीमन नारायण अग्रवाल आदि ने अनेक यात्रा वृत्तांत संस्मरण प्रकाशित किए हैं। फिर आता है रेखाचित्र। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच नामक शब्द का रूपांतरण है। यह दो शब्दों से रेखा और चित्र से मिलकर बना है। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की नई विधा में श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी तथा महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद है यात्रा वृत्तांत। द्विवेदी युग की भांति इस युग में भी यात्रा वृत्तांत लेखकों का पर्याप्त प्रचलन रहा है। सर्वश्री राम नारायण मिश्र, गणेश नारायण सोमनी, सत्यदेव, कन्हैयालाल मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, राहिल सांस्कृतायन, सेठ गोविंद दास, केदार रूप राय ने इस विधा को आलोच्य काल की यथाशक्ति में समृद्ध की। इस युग की जो जो यात्रा वृत्तांत लिखी गई है उसमें मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृति में समृद्ध यात्रा का वर्णन, साथ साथ प्रकारांतर से भारत के स्वतंत्र होने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसके बाद हिंदी साहित्य की जो प्रमुख विधा है उसमें 11वां है रिपोर्तर्ज। रिपोर्तर्ज मूलतः फ्रांसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची या साहित्यिक नाम भी है। रिपोर्तर्ज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जो पाठक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। रिपोर्तर्ज के लेखक में अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसकी आँखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। इसके बाद आता है डायरी। डायरी किसे कहते हैं? डायरी लैटिन भाषा के डायस शब्द से लिया गया है। डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थी शब्द है। डायरी लेखन का प्रारंभ 1930 के लगभग माना जाता है। नरदेव शास्त्री को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे डायरी के पन्ने, सुंदरलाल त्रिपाठी का दैनंदिनी तथा धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित मेरी कॉलेज डायरी जैसी गिनी चुनी डायरी रचनाएं उपलब्ध हैं। फिर आता है गद्य काव्य।
गद्य तथा काव्य के बीच की विधा का नाम गद्य काव्य है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसमें गद्य का अधिक सरल, अलंकृत तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना को अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाए। इस प्रकार की रचना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि के रूप में प्रारंभ की है। इसके बाद आता है आलोचना। आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना। भली प्रकार देखने से किसी वस्तु के सभी गुण दोष हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। किसी साहित्यिक रचना के गुण दोषों का विवेचन उसे भली भांति पढ़कर और समझकर की जाती है तो उसे आलोचना कहते हैं। आलोचना के लिए समीक्षा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। कालिदास की निरंकुशता में द्विवेदी जी ने गुण दोष दिखने वाली शैली में भाषा एवं व्याकरण के दोषों का संग्रह किया है। फिर आता है भेंट वार्ता, जिसे कि इंटरव्यू और हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में आज भेंट वार्ता सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। इसके लिए साक्षात्कार, भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता तथा परिचर्चा शब्द भी पर्याय रूप से प्रयुक्त होता है। इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है। फिर आता है पत्र साहित्य। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने किसी निजी काम से संबंधित को प्रेमपूर्ण, उचित आदर, सम्मान व स्नेह भाव को प्रकट करते हुए पत्र लिखता है, उससे उत्तर की अपेक्षा करता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विनोद द्वारा रचित त्रिवेदी पत्रावली, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित पद्म सिंह शर्मा के पत्र और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि उल्लेखनीय हैं। पत्र व्यक्तिगत भी लिखे जाते हैं और सार्वजनिक भी। हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य के प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। तो बच्चों, आज हमने आपको हिंदी गद्य की जो विधा होती है, जिसमें की 16 विधा मानी जाती है, वो पढ़ा दिया है। आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।